महाराष्ट्र और झारखंड समेत तमाम उपचुनावों का काउंटडाउन खत्म हो चुका है और इसी के साथ काउंटडाउन शुरू हुआ है एग्जिट पोल का। बड़ी अपडेट लगातार आपको बता रहे हैं। न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल का अनुमान क्या कहता है? महाराष्ट्र में बन सकती है महायुति की और बीजेपी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। बीजेपी को महाराष्ट्र में 89 सीटों का अनुमान है। महायुति को 145 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। एनसीपी शरद पवार दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है और महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें तो 122 सीटें मिलने का अनुमान है। फाइट दोनों के बीच में नेक टू नेक नजर आ रही है। फिर चाहे हम महाविकास आघाड़ी की बात करें या फिर महायुति की बात करें, दोनों के बीच फाइट नेक टू नेक है। अगली बड़ी अपडेट, न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल का अनुमान कहता है कि झारखंड में एनडीए सरकार के आसार हैं। एनडीए को 81 में से 38 से 44 सीटें मिल सकती हैं। सीधे तौर पर यह बहुमत का आंकड़ा है। आईएनडीआईए गठबंधन की अगर बात की जाए तो 33 से 37 सीटें मिलने का अनुमान है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनावों को लेकर बड़ी अपडेट। न्यूज इंडिया का एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल में आईएनडीआईए गठबंधन को मात्र 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जिनमें से अयोध्या, जहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज करी, उस सीट को काउंट नहीं किया गया है। उसके अलावा 9 सीटें करहल, सीसामाऊ, मीरापुर, तमाम सीटें जिनमें से एनडीए के खेमे में 7 सीटें जाते हुए नजर आ रही हैं, जबकि आईएनडीआईए के खेमे में 2 सीटें मिल रही हैं। बाबा के दाव ने कमाल कर दिया है। न्यूज इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है एनडीए खेमे के लिए खुशखबरी उत्तर प्रदेश उपचुनाव में फिलहाल नजर आ रही है। तो देखिए, बीजेपी का एक बड़ा स्टैंड था, बटेंगे तो कटेंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया, यानी कि सीधे तौर पर बीजेपी की यह कोशिश थी कि वोटर छिटकना नहीं चाहिए और वो कोशिश कामयाब होती नजर आ रही है। चलिए मेहमानों का रुख करेंगे। सबसे पहले रिपुसूदन साहू हमारे साथ में बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। रिपुसूदन जी, मैं आपका रुख सबसे पहलू करूंगी। उसके अलावा हमारे साथ में AK मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। इसके अलावा तमाम जो मेहमान हैं वो स्टूडियो से हमारे साथ में मौजूद हैं। भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 2 अन्य गेस्ट हैं जो लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। सीधे रिपुसूदन जी, मैं आपका रुख करूंगी। क्या कहेंगे, जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, वो नतीजे आपका उत्साह वर्धन तो इस समय कर रहे होंगे? जी जी जी, ये हेमंत की सरकार जो थी ना पिछले 5 साल झारखंड में जी, इनके वादों से मुकरने का ये अंजाम है। इन्होंने वादा खिलाफी की है, झारखंड की जनता के साथ धोखा किया है, झूठ बोला है, इनकी आंखों में धूल झोंका है। झारखंड की जनता अब उतनी भोली नहीं रही जितना जेएमएम और कांग्रेस के लोग सोचते रहे। अब जनता ने जवाब दिया है। 2 दिन के बाद गिनती आएगी तो ये जो 37 से 40 सीटें दिखाई पड़ रही है ना, ये और बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है हम 50 प्लस जाएंगे।
50+ ये कहीं अति आत्मविश्वास तो नहीं है? क्योंकि देखिए संथाल परगना में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। और नक्सलाइट जो क्षेत्र होता है वहां पर बीजेपी का होल्ड अक्सर कम देखने को मिलता है। कहीं वहां का वोटिंग परसेंटेज खतरे की घंटी तो नहीं है आपके लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल हम आश्वस्त हैं, इसमें ओवर कॉन्फिडेंस वाली कोई बात नहीं है। जनता पहले से एक तो ये इन्होंने मातृत्व मैया योजना जो लाया वो चुनाव से ठीक 4 महीने पहले लाया। ये आ सकता था जब इसकी सरकार बनी उसी समय से। तो यहाँ की माताओं को, महिलाओं को ये बात समझ में आ गई कि इन्होंने हमें खरीदने की कोशिश की है, वोट का दाम देना चाहा है। तो इसका जवाब महिलाओं ने भी दिया है जम करके। ठीक मैं है, चुनाव के दरमियान गांव-गांव रहा हूं, मैंने महसूस किया है इस बात को। ठीक है सर। हमारे साथ स्टूडियो में भी कुछ मेहमान मौजूद हैं। राकेश सिंह जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, इसके अलावा प्रोफेसर कुमार रामकृष्ण जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं सभी का स्वागत करूंगी। प्रोफेसर कुमार राम सर, मैं आपके पास आऊंगे। जिस तरीके से यहाँ पर साहू जी कह रहे हैं साफ तौर पर कि महिलाओं का रुझान काफी नजर आया है और महिलाएं समझी हैं कि छल की सियासत है और उस छल की सियासत से आगे बढ़ करके वोट का बल महिलाओं ने दिखाया है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि पिछला आप 15 साल का वोटिंग पैटर्न आप उठा करके देख लीजिए। महिलाओं की भागीदारी चुनाव में काफी बढ़ा है, जो कि पहले कम हुआ करता था। और दूसरा चीज एक ये भी नोट करने लायक है कि पहले जो महिलाएं वोट डालती थी, चाहे किसी भी पार्टी को डाले, कहीं पे भी डाले, तो जनरली होता था कि घर में जो मेल हैं, जो सीनियर हैं, वो एक बार बोलते थे कि इस पार्टी को जाके वोट दे दो, तो महिलाएं जाकर के वोट दे देती थी। लेकिन अब ये चीज नहीं है। अब आजकल के वोटिंग पैटर्न में अब महिलाएं अपने मन से भी वोट डाल रही हैं और उनको जहां इच्छा करता वहां डाल रही है। और इसका मैं एग्जांपल आपको बिहार का देना चाहूंगा कि बिहार में जो महिलाओं का वोटर है, अभी भी खास करके पिछला जो लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था, सबसे ज्यादा नीतीश कुमार के पास के कारण गया था, क्योंकि वहां पे जो शराबबंदी जो चल रहा है मैं उससे हमारे पीसीआर के साथियों से कहूंगी कि एक बार प्लीज चेक कीजिएगा, किसी की आवाज ओवरलैप हो रही है। सर बोलिए। जो वहां पर जो शराबबंदी जो हुआ था बिहार में, उसके कारण बिहार की महिलाओं पे काफी असर पड़ा। और बिहार की महिलाओं को कितना भी आप बोल दीजिए, वो जा करके ज्यादातर महिलाएं नीतीश कुमार को वोट देती हैं। ऐसे ही ट्रिपल तलाक के इशू पे भी कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता कि 100% जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बीजेपी के खिलाफ वोट दे रही हैं, क्योंकि उसमें भी काफी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर बीजेपी को भी वोट दिया। ट्रिपल तलाक का असर है। तो अब महिलाओं में जागरूकता आ रहा है। अब ऐसी बात नहीं, पहले वाली बात नहीं रही। अब महिलाएं अपने मन से भी वोट डाल रही हैं, यानी कि घर के लोगों के कहने पर वोट डाल रही है। बिल्कुल सर, मैं भुवन भास्कर जी का रुख करूंगी। भुवन जी, जिस तरीके से INDIA गठबंधन और NDA के बीच में सीधे तौर पर टक्कर, चूंकि हम सबसे पहले झारखंड का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिली है। उसके बाद आपको क्या लगता है कि इस टक्कर में कितना कम्पीट करते आप नजर आएंगे? थोड़ा सा पहले तो मैं आपसे नाम सुधार की आशा करूंगा। मेरा नाम प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी है। जी। मैं विषय पर आना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो झारखंड की जनता है वो इस बार वोट देने जा रही है कि किस प्रकार एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी की NDA की सरकार ने जबरदस्ती जेल में डालने का काम करा और हाई कोर्ट ने उनको जमानत देने का काम करा। और 6 महीने तक उन्हें पूरी कोशिश करी गई कि सरकार को विचलित किया जा सके, जिसमें वो नाकाम रहे। अब जनता झारखंड की जाग चुकी है और जनता जो है लामबंद हो गई है अपने। जनता के मन में एक सवाल है भुवन जी, वो सवाल ये है कि हेमंत सोरेन ना अपने परिवार को संकलित रख पाए, सामूहिक तौर पर इकट्ठा रख पाए, और ना ही अपने दल में तमाम उन वरिष्ठों को वो स्थान दे पाए जो स्थान उनका था। देखिए, हमारा ये मानना है राजनीति में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं, चाहे वो परिवार की हों चाहे दल के लोगों की हों, निश्चित तौर पर। लेकिन जो सबसे बड़ा हित होता है वो होता है झारखंड की जनता का हित, आदिवासियों का हित, क्योंकि आपको पता होगा झारखंड जो है आदिवासी क्षेत्र है। और मुझे लगता है जिस प्रकार की कल्याणकारी जो योजनाएं लगातार हेमंत सोरेन लाए, मुझे लगता है कि ये जो मैंडेट है उनको मिलने जा रहा है। और जनता ने अपने मुख्यमंत्री को हटाने के लिए जो इस प्रकार इनको हटना पड़ा, 6 महीने इनको जेल में रहना पड़ा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ संकल्पित हो गई है। और आपको 23 तारीख को जो परिणाम दिखाई देगा उसमें लगेगा कि झारखंड में हेमंत सोरेन साहब की जो सरकार है वो रिपीट होने जा रही है।
सरकार रिपीट होने जा रही है। के मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी। सरकार रिपीट होने जा रही है, इस बात का दावा कर रहे हैं भुवन जी। मैं आपसे समझना चाहूंगी, सरकार रिपीट होने जा रही है, यस जनता के मन में परिवर्तन नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से स्थानीय मुद्दे इन चुनावों में हावी रहे हैं और हेमंत सोरेन बीच में अपना स्थान छोड़ करके हट भी गए थे कुछ समय के लिए, तो सिंपैथी वोट कन्वर्ट हो पाएगा या फिर मुद्दे हावी रहेंगे? मैं सबसे पहले प्रोफेसर भुवन भास्कर जी के विचारों का, भावनाओं का सम्मान करता हूं। इन्होंने बोला सरकार रिपीट होने जा रही है। सरकार रिपीट नहीं होने जा रही है, सरकार डिफीट होने जा रही है, सरकार डिफ्लीट होने जा रही है। मेरे तरफ से पक्ष विपक्ष और निर्दलीय सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो मुझे दिखता है उसके बेसिस पे बोलना, सत्यम वद बोलना, वो जो मुझे लगता है अभी तक वो मेरा कार्य है। अब सरकार रिपीट क्यों नहीं होगी मैं उसको बताता हूँ। आप ग्राउंड पे जो कैंपेन हुआ, इनके दिग्गज, इनके महारथी कहीं दिखे? दोनों पार्टियों के, इंडिया अलायंस और एनडीए के कैंपेन की ताकत को देखिए, जनता का झुकाव देखिए और मुद्दे देखिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो वहां पे बन के निकला वो रोहिंग्याओं की घुसपैठ और धर्मांतरण बन के निकला। उस मुद्दे का कोई काट निकाल नहीं पाएंगे। बटोगे, कटोगे, एक रहोगे, नेक रहोगे, सेफ रहोगे। इसका जवाब देने की कोशिश की राहुल गांधी ने, अखिलेश भैया ने और उद्धव ठाकरे जी ने, लेकिन कोई एक लॉजिकल जवाब निकल नहीं पाया। और सबसे बड़े महारथी जो भारत की यात्रा करते हैं, पूरा राहुल गांधी तो नदारद रहे, न महाराष्ट्र में दिखे। जब महारथियों ने ही युद्ध के पहले हथियार डाल दिए हैं तो कैसे सरकार रिपीट होगी साहब? आप ऐसे कई घटनाएं मैं बताऊंगा जिसका परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैसेज ये जाता है कि जी हम हार मान गए। आप महाराष्ट्र में देखिए, शरद पवार बोल रहे हैं मेरा अंतिम चुनाव है, ठाकरे साहब बोल रहे हैं मैं संन्यास ले लूंगा, घिघियाने लगे। योद्धा का काम है लड़ना, बिना हार और जीत से डरे हुए युद्ध में बेस्ट परफॉर्म करना। रिजल्ट क्या होगा? कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो ये तो इतने मोही हैं कि हम हार गए तो क्या होगा यही सोच रहे हैं, और वही हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों के जबान पे सरस्वती बैठी हुई है। जब ये खुद बोल रहे हैं कि हम हार गए तो क्या होगा, अरे हार गए तो कुछ नहीं होगा, राजनीतिक कैरियर खत्म। जो हम बोल रहे हैं वो सही हो जाएगा। तो थोड़ा ग्राउंड पे जो हकीकत है उसको देखिए। ये राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, प्रोफेसर साहब की मजबूरी है, लेकिन मेरी शुभकामनाएं सभी को। ठीक है राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। महेश जी हमारे साथ में जुड़ गए। महेश जी बहुत स्वागत है आपका। राकेश जी मैं आपके पास आऊंगी। चंपई सोरेन ने जिस तरीके से किकबैक दिया, ये किकबैक कितना ज्यादा जोर का झटका धीरे से लगा या जोर का झटका बहुत जोर से लगा? किस तरीके का स्टैंड था ये? भाजपा की तरफ आ जाना ये बिल्कुल भाजपा को ताकत देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आदिवासी अस्मिता की बात चलाई थी हेमंत सोरेन ने, और अब जैसा कि आप कह रही हैं कि जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, तो अब ये तो वक्त बताएगा कि इसका असर क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं चंपई सोरेन ने जरूर ताकत दी है भाजपा को। और चंपई सोरेन, पहले मैं एक बात और कहूँगा कि पहले क्या होता था कि झारखंड में जब चुनाव होता था तो ये परिवारवाद वाला बड़ा मुद्दा उठता था कि ये जो जेएमएम है वो परिवारवाद पे काफ़ी ये होता था, और परिवारवाद पे लोग टारगेट करते थे कि जेएमएम, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और उनके पूरे परिवार अभी भी हैं, अभी भी परिवारवाद मुद्दा है ही अभी भी। लेकिन अब इस बार एक खास बात क्या हुआ है कि भाजपा में भी आप देखेंगे कि भाजपा ने भी टिकट जो दिए हैं, अब मधु कोड़ा जी की पत्नी लड़ रही हैं, अर्जुन मुंडा साहब की पत्नी लड़ रही हैं, इवन चंपई सोरेन जी के बेटे लड़ रहे हैं। तो ये परिवारवाद वाला मुद्दा कहीं ना कहीं शांत है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर हो गए हैं। अब ये दोनों उठा नहीं रहेंगे भाई ये कौन परिवारवाद कर रहा है, क्योंकि अब दोनों कर रहे हैं। तो ये है, ठीक है ना जी। परिवारवाद का जिक्र यहाँ पर राकेश जी ने कर दिया है। महेश जी, परिवारवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते परिवार को अपने साथ ले लिया, भले ही दूसरे का परिवार टूटा है, लेकिन यहाँ पर परिवार बनाते बनाते कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनता के जहन में आ जाए और मुश्किल में पड़ जाए बीजेपी या पूरी की पूरी एनडीए ही? सरकार की हार की बौखलाहट और उसकी आहट अभी से एग्जिट पोल को लेकर दिखाई दे रहा है, वो हमारे तरफ से कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा। हम तो नमन और बंदन करेंगे, हर एक परिणाम को, हर एक नतीजे को
सर माथे लगाएंगे और जो जनादेश होगा उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज देखिए कि जिस प्रकार से अभी से बौखलाहट की आहट जो है और सुगबुगाहट और किस तरह से मतलब एग्जिट पोल को भी कहीं नकारा जा रहा है। अब कल से जो है इस बात का कहीं पूरा धरातल तैयार किया जाएगा कि अब चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जाए। फिर ये कहा जाएगा कि देखिए साहब, ये जो चुनाव जो है इन लोगों ने कहीं कटेगा बटेगा उसके बेसिस पे इन्होंने जीत लिया। फिर ये कहेंगे कि भाई कुछ झारखंड में तो वो सर्वे जो है, जो मतलब जो सर्वे सबसे ऑथेंटिक और प्रमाणिक सर्वे है, जब से झारखंड बना तब से वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा। 65% जनता वहाँ आज ये कह रही है कि हमारा जो विकास का सबसे बड़ा बाधक है तो वो है भ्रष्टाचार। वहाँ कुछ घराने हैं, उन घरानों को या उन लोगों को जो है पैसा मिलना चाहिए। आप जिस प्रकार से देखिए वहाँ पे नोटों का पहाड़ निकला, या वो धीरज साहू कांग्रेस के रहे, सरफराज वहाँ आलम जो थे वो भी इधर कांग्रेस के झारखंड में मंत्री अगर हैं। उनका निकला तो महाराष्ट्र में आपके ऊपर भी तो आरोप लगा है सर। नहीं देखिए, आरोप की बात जो कही जा रही है और जो होटल की जो बात कह के और जिस तरह से अफवाह गर्म की गई, ये तो महज चुनावी स्टंट था। चुनाव आयोग और वहाँ की जो अभी तक जो जांच टीम है और जो जिस तरह से हमारी स्पष्टीकरण आया, तावड़े जी ने भी जिस तरह से उसके बारे में बताया, उससे स्पष्ट हो गया कि उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि विपक्ष के ही हमारे कोई मित्र हैं जो उसमें शामिल हैं। तो ये चीज़ छोड़ दीजिए, नोट कांड संसद का अभी तक लोगों के जहन में गूंजता है, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आज तरह देखिए उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह के सपा की बौखलाहट दिखाई पड़ी, एकदम चीख चिखाड़, पता नहीं क्या आफत हो गया। जब कहते हैं ना कि जब कहीं चुनाव दिखाई देता है तो इनको गड़बड़ी भी दिखाई देती है। जब ये हार रहे होते हैं तब ये कहते हैं कि अब हिंदू और मुसलमान बीजेपी ने किया, श्मशान और कब्रिस्तान बीजेपी ने किया, विकास को जो है अवरुद्ध कर दिया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया। ये सारे इनको मुद्दे जो है याद आ जाते हैं और ऐसे चीखने चिल्लाने लगते हैं कि ये लगता है कि जनता के सबसे बड़े हितैषी हैं। स्टंट का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन स्टंट कब डेंट बन रहा है ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। आप पानी पीजिए, तब तक हम 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ कई राज्यों में उपचुनाव भी हुए, आपको राज्यवार बताएंगे कि एग्जिट पोल में किस राज्य में किसे बढ़त मिल रही है। न्यूज इंडिया का एग्जिट पोल कहता है कि असम का जो उपचुनाव है उसमें एनडीए के खेमे में 3 से 4 सीटें जाती नजर आ रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो 0 से 1 का आंकड़ा कांग्रेस के हिस्से में जाता नजर आ रहा है। बिहार में भी उपचुनाव हुए हैं, बिहार में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें एनडीए खेमे के हिस्से में 3 से 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि आरजेडी की अगर बात करें तो वो मुश्किल से ही खाता खुलता नजर आ रहा है, यानी कि 1 सीट है। छत्तीसगढ़ में भी उपचुनाव हुए, इस दौरान बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, 1 ही सीट पर उपचुनाव था। गुजरात के उपचुनाव की बात करें तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, 1 ही सीट पर उपचुनाव था। कर्नाटका के उपचुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मिड ऑफ यानी कि टाई जैसा मुद्दा यहां पर है। कांग्रेस के हिस्से में भी 0-1 से 0-2 यानी कि 1 से 2 सीटें जाती नजर आ रही है, वही बीजेपी के लिए है। बीजेपी के हिस्से में भी 1 से 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। टोटली 2 सीटों पर उपचुनाव यहां पर हुए हैं। केरला के उपचुनाव की अगर बात करें तो केरला में एलडीएफ के हिस्से में 0 से 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यूडीएफ के हिस्से में 1 सीट यानी कि बमुश्किल खाता खुल रहा है। पंजाब के उपचुनाव की अगर बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी 2 से 3 सीटें कवर करती नजर आ रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव में देखिए बहुत बेहतर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का नहीं रह पाया था, पर विधानसभा चुनावों के दौरान, विधानसभा उपचुनावों के दौरान माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी 2 से 3 सीटें रिकवर करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो 1 से 2 सीटें कांग्रेस के हिस्से में जा रही हैं, जबकि शिरोमणि अकाली दल के हिस्से में मुश्किल खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है और 0 से 1 का आंकड़ा हमें नजर आ रहा है। राजस्थान के उपचुनाव की बात करें तो यहां के बाय इलेक्शंस में बीजेपी के खाते में 4 से 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस की अगर बात करें तो नेक टू नेक फाइट कांग्रेस भी दे रही है, कड़ी टक्कर है, 3 से 4 सीटें कांग्रेस के हिस्से में जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात करें तो 9 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिसमें बीजेपी के हिस्से में 6 से 7 सीटें। बीजेपी की अगर बात करें तो 6 से 7, या इसको आप एनडीए भी समझ सकते हैं, एनडीए खेमे में 6 से 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी 3 से 4 सीटें
निकालती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर सीटों की आप थोड़ा सा समीकरण को समझेंगे तो हालांकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में समीकरण ज्यादा जाता हुआ नजर आ रहा था, माहौल भी उनके पक्ष में बनता नजर आ रहा था, लेकिन लग रहा है कि योगी बाबा का जो जुमला है, जो नारा है, बटेंगे तो कटेंगे, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तरफ से जिस तरीके से नारा दिया गया, एक है तो सेफ है, दोनों ने वोटर्स को बांट करके रखा है। चलिए एक बार फिर से मेहमानों का रुख में करती हूं। हमारे साथ स्टूडियो में AK मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, महेश जी जुड़े हुए हैं, राकेश जी हमारे साथ में मौजूद है। भुवन जी, मैं आपके पास आऊंगी। उत्तर प्रदेश बाई इलेक्शंस का जिक्र जरूरी हो जाता है। बाई इलेक्शंस में साइकिल का वो जादू चलता नजर नहीं आया, हाथ का साथ मिला, लेकिन वो साथ भी काम नहीं कर पाएगा क्या? देखिए, मैं आज आपको एक चित्र दिखाता हूं और मैं चाहूंगा आपकी कैमरा टीम से वो जरूर दिखाएं। जिस पुलिस अधिकारी की ड्यूटी होती है कि वो चुनाव में सहयोग करे, वो किस प्रकार बंदूक ताने खड़े हैं। ये पूरे सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं और ये तस्वीर एक मेरे पास है, ऐसी सोशल मीडिया पे अनेकों तस्वीरें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र साथी कह रहे थे ये लोग करेंगे, ये लोग इस तरह की बातें करेंगे परिणाम आने के बाद। ये परिणाम आने के बाद की बात नहीं है, ये पहले है। और आज के समय में मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र को कहना चाहता हूँ, आज के समय में मैं स्टूडियो में झूठ बोल दूं इससे कोई लाभ नहीं है। आज के समय तो मोबाइल का है, सबके हाथ में मोबाइल है। जो तस्वीरें आई हैं वो लोकतंत्र के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि जनता वहां बदलाव चाहती है। जनता जो हेड पॉलिटिक्स है, बटेंगे तो कटेंगे, डिवाइड एंड रूल वाले लोग, उनको जवाब देना चाहती है। हम पूर्णतः आश्वस्त हैं, उत्तर प्रदेश की जो महान जनता है वो 9 उपचुनाव में इतनी धांधली के बाद भी मैं आपको जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश दोनों को बार बार सूचित करा है। हमारी पार्टी ने लगातार, कार्यकर्ताओं ने हमें इन्फॉर्म करा, हम लोगों ने सूचना देने का काम करा। कुछ लोग आज सस्पेंड भी हुए, मेरे साथी को शायद पता नहीं चल पाया है, पुलिस के कुछ लोग सस्पेंड भी हुए हैं आज के दिन, क्योंकि वो अनियमितता बरत रहे थे, सरकार के इशारे पे काम करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि चुनाव आयोग का धन्यवाद। ठीक है, लास्ट पॉइंट मैडम। भुवन जी, आपके इस सवाल और आरोप पर जवाब ब्रेक के उस पार मैं महेश जी से जरूर लूंगी, और उसके बाद हम महाराष्ट्र की सियासत और समीकरण का जिक्र करेंगे, क्योंकि एग्जिट पोल चौंका रहा है महाराष्ट्र का। भी वक्त छोटे से ब्रेक का।